मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अल्पा त्रिवेदी फ्रॉम गायत्री देवी पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 10 के गुजराती सब्जेक्ट का 15th पोएम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 के ऊपर काव्य 15 पोएम जो दिया है उसका नाम है ते बेसे अहीं। उसका हम आज अभ्यास करेंगे। आज આપણે ગુજરાતીમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 88 ઉપર આપેલું કાવ્ય તે બેસે અહીં એનો જે अभ्यास करीશું। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में शॉर्ट में एक्सप्लेन करके समझाती जाऊंगी, लेकिन आपको आदत डालनी है कि मैं जो भी गुजराती में समझाती हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ डाउट्स या कुछ वर्ड्स में समझ नहीं आती है तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। यहाँ पे आपके पेज नंबर 88 पे जो पोएम दिया है ते बेसे અહીં તેના કવિનું નામ છે, यानी कि उनके कवि का नाम है स्नेही परमार और उनका काव्य का प्रकार है गज़ल। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको लेखक कवि का नाम और चैप्टर या पोएम का प्रकार जो है वो कंपलसरी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो इस काव्य का प्रकार है गज़ल। और ये जो पोएम है किस में से ली गई है, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है साहित्य कृति यदा तदा गज़ल, यानी कि ये यदा तदा गज़ल जो एक गज़ल का प्रकार है उसमें से यदा तदा गज़ल में से उनकी लिखी हुई बुक में से ये पोएम ली गई है। ये गज़ल आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो खास आपको याद रखना है कि कवि का नाम है स्नेही परमार और काव्य का प्रकार है गज़ल। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी डाला है। और यदा तदा गज़ल जो बुक है वो बुक में उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन से प्रकार की कविताएं लिखी है, उसका एक छोटा सा बुक का पिक्चर यहाँ पे मैंने डाला है ताकि आप देख सको कि यदा तदा गज़ल बुक क्या है। और ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो कवि का पिक्चर है वो है स्नेही परमार जी। अब मैं आपको कवि परिचय करवाती हूँ। कवि परिचय में से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या तो MCQ कहीं पे पूछे जाते हैं, इसलिए कवि परिचय में आपको डीप में समझाती हूँ। स्नेही परमार जेमनो जन्म 1/6/1971 रोज 1/6/1971 यानी कि 1 जून 1971 में उनका जन्म हुआ है। જે સ્નેહી પરમારનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાડિયા છે। તેઓ બગસરાની મેઘાણી હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે। સરળ બોલચાલની ભાષામાં લખાયેલી એમની ગઝલો ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે। પીડા पर्यत यदा तदा गज़ल तेमना गज़ल संग्रहो છે। यहाँ पे जो स्नेही परमार कवि जो है वो उनका जन्म मैंने आपको जैसे समझाया कि 1 जून 1971 में हुआ है और अभी भी वो अमरेली स्टेट के सनाडिया गांव में बगसरा की मेघाणी हाई स्कूल में वो टीचर है। अभी भी वो टीचर के माध्यम से टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने पीड़ा पर्यत और यदा तदा गज़ल संग्रह जैसी बुक्स उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट इज़ गज़ल परिचय। अब तो गज़ल पहले तो किसे कहते हैं, आपको तो लगेगा कि बहुत सारी पोएम्स पढ़ने में आती है, लेकिन किसी का प्रकार उर्मी गीत होता है, कोई प्रार्थना काव्य होता है, कोई गज़ल होता है, कोई पद होता है, कोई अच्छांदंश होता है। तो ये गज़ल क्यों कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में समझूती आपके सामने रखी है कि अरबी भाषा में तगज़लुल शब्द पर थी गज़ल शब्द आयो है। अरबी भाषा के तगज़लुल शब्द पर से ही गज़ल शब्द आया हुआ है। अरबी तेनो अर्थ थाय छे प्रेममय भाषा में बोलवू। अब अरबी लैंग्वेज में गज़ल का मतलब होता है प्रेम भरी भाषा में बोलना। गज़ल में 5, 7, 9 एम एकी संख्यानी कड़ियों होय छे। यहाँ पे देख लेना आपकी पोएम में कितनी लाइन्स है, यानी कि गज़ल जो पोएम होती है उसके अंदर या तो 5 या 7 या 9 ऐसी एक ही संख्या में ही लाइन्स होती हैं। गज़ल हमणा तो बेकी संख्यानी गज़लों पण लखायेली जोवा मळे छे। मतलब अभी तो बेकी संख्या में भी गज़लें लिखी जाती है। गज़लनी प्रत्येक कड़ी ने शेर कहे छे, यानी गज़ल जो भी होते हैं उसकी हर एक लाइन को शेर कहते हैं। आप जैसे वाह 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 कहते हो, कोई भी क्लास में अगर हम कोई शेर बोलता है अच्छा सा तो वाह वाह करते हैं, उसी तरह गज़ल की कोई भी लाइन्स को शेर कहा जाता है। यहाँ पे वो जंगल का राजा जो शेर होता है उसकी बात नहीं है, लेकिन लाइन्स की बात की गई है। प्रथम कड़ी मतलानो शेर અને છેલ્લી કડી મક્તાનો शेर। ગઝલના શેર કાફિયા અને રદીફથી જોડાયેલા છે। ગઝલમાં આવતા પ્રાસને કાફિયા કહેવામાં આવે છે અને
કાફિયાની સાથે જોડાઈને આવતા પદને રદીફ કહેવાય છે, यानी कि ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जिसके दो शब्द में प्रास मिलता हो, यानी कि सेम हम उसका रीड करते हैं तो उनका उच्चार जो है वो प्रास सेम वर्ड्स मिलते हैं, वो उसे दो प्रकार उसका होता है, तो एक काफिया और एक रदीफ। तो ऊपर की लाइन को काफिया कहते हैं और नीचे की लाइन को रदीफ कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में गज़ल परिचय समझाया कि गज़ल क्या होता है। अब हम यही काव्य का अभ्यास करेंगे। अब काव्य परिचय मैं आपको समझा दूँ तो आपके पेज नंबर 88 में ही ऊपर स्नेही परमार कवि परिचय है, उसका सेकंड पैराग्राफ दिया है। કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે કે માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની લાયકાત શામાંથી મળે છે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે। બીજાને માટે સંવેદના મોટા સ્થાન ઉપર પહોંચીએ ત્યારે પણ પોતાની લાયકાત વિશે સજાગ થઈને જાતને પૂછવું, યોગ્યતા ન લાગે તો સભામાંથી ઉઠી જવું અને એના નિખાલસ ચિત્રો કવિએ અલગ અલગ શેરમાં રજૂ કર્યા છે। આ રીતે મનુષ્યના મહિમાનો આધાર વર્ણવ્યો છે। પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો દ્વારા કવિએ જાણે જાત તપાસ રજૂ કરી છે। દરેક મનુષ્યને જાતને પૂછવા જેવા આ પ્રશ્નો છે એમ પણ સૂચવાય છે। यानी कि ये पोयम में कवि क्या समझाना चाहते हैं कि हमारी इज्जत क्या होनी चाहिए, हमारा स्थान क्या होना चाहिए। કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે કે માનભર્યા સ્થાનમાં બેસવાની લાયકાત શામાંથી મળે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે। यानी कि कवि बोलना चाहते हैं कि हमें अपनी इज्जत कैसे बनानी चाहिए कि जैसे हम बड़े लोगों के बीच में, यानी या तो फिर ऐसी जगह पे हम लोगों के बीच में बैठ सके जहाँ पे हमें पूरा रिस्पेक्ट मिले, हमें मान मिले, हमें कैसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमें रिस्पेक्ट और मान मिल सके। ये हमें खुद को अपनी आत्मा से सेल्फ को पूछना है। इसके ऊपर ये कवि ने पूरा गज़ल रूपी काव्य जो है ये पाठ्य पुस्तक में डाला है। तो हम अभी आगे इस पोयम का अभ्यास करेंगे। हमें कैसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें मान मिले, यही इस पोयम का मेन इंटेंशन है। देखो अब आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, कोईનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તો તે બેસે અહીં ने पछी छातीमां दुख्યું હોય તે બેસે અહીં। यहाँ पे देखो मैंने एक जानबूझ के एक पिक्चर डाला है। देखो कोईનું પણ आंसू लूछ्યું હોય, यानी कि कोई अगर रो रहा है, दुखी है, उसको बहुत परेशानी है, तो उसके आंसू पोंछने में आप कितने मददरूप हो सकते हो, आप उनको कितने हेल्पफुल हो सकते हो। अगर आपने किसी को आंसू पोंछने में हेल्पफुल हो चुके हो या तो आपने हेल्प की है तो ते बेसे अहीं, यानी कि आप में वो किसी को समझने की कैपेसिटी है, आप में क्षमता है, यानी कि किसी का आप दुख दूर कर सकते हो, ऐसी कैपेसिटी है, तो ही आप ते बेसे अहीं, यानी कि आप ये सभा में बैठ सकते हो, यानी कि आप मान प्राप्त कर सकते हो। लास्ट उसकी सेकंड लाइन में है ने पछी छाती में दुख्યું હોય તે બેસે અહીં, यानी कि आपने किसी का दर्द दूर किया है, उसके बाद भी आपको अंदर से दुख हो रहा है। छाती में दुख हो यानी कि कोई हार्ट अटैक की बात नहीं है, लेकिन किसी का दुख हमने दूर करने के लिए क्या उसको हेल्पफुल हो सके, उसका दुख देखकर हमें क्या परेशानी हो रही है, वो आपको दर्द हो रहा है, तो वो फीलिंग अगर आप में आती है तो कवि कहना चाहते हैं कि ते बेसे અહીં। उसके बाद है सेकंड लाइन, सूर्य तपतो होय एना मध्यमा ने छता कोईना चरण में झूक्યું होय ते बेसे અહીં। देखो यहाँ पे वही समझाना चाहते हैं कि सूर्य तपतो होय मध्यमा, यानी कि हम कितने भी गर्मी में या फिर बहुत ही तेज़ धूप में निकल रहे हैं और अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर गया या फिर किसी को धूप में हमारी हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि सूर्य तपतो होय एना मध्यमा। मध्य यानी कि 12 बजे, दोपहर में 12 बजते हैं तब मध्य कहलाता है। तो ऐसे टाइम में अगर कोई व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, कोईना चरण में झूक्યું होय ते बेसे અહીં, या तो किसी को हेल्पफुल हो सके या किसी के लिए हम झुके हैं तो वो ऐसी सभा में बैठने के लायक होता है, ते बेसे અહીં। उसके बाद लास्ट लाइन इस पेज की, हाथ पोतानोए बीजो जाणवा पामे અહીં
कीड़ियारू एम पूर्यू होय ते बेसे अहीं। अब हमारा खुद का हाथ है, लेकिन उसी हाथ से हम किसी की भलाई का काम करते हैं। हाथ पोतानो यानी कि मेरा खुद का हाथ, लेकिन बीजो जानवा पामे यानी लेकिन मैं किसी और को अपना हाथ से कुछ काम कर सकूं, कुछ उसके लिए कुछ काम कर सकूं या कुछ हेल्प कर सकूं, दूसरे का हाथ बन सकूं। और सेकंड लाइन में लिखा है कीड़ियारू एम पूर्यू होय। कीड़ियारू यानी कि छोटी छोटी जो चींटियाँ होती है, उसको खाने के लिए जो हम आटा चीनी डालते हैं थोड़ा सा बुरा बना के, तो उसे कीड़ियारू कहते हैं गुजराती में। कीड़ियारू, कीड़ी यानी कि चींटी, और कीड़ियारू यानी कि चींटी की खाने की जो चीज़ होती है। तो कीड़ियारू एम पूर्यू होय ते बेसे अहीं, यानी कि अपने हाथ से दूसरे को खिलाने के लिए हमारा हाथ अगर हमने लंबा किया है तो ते बेसे अहीं। ओके, एंड सेकेंड लास्ट लाइन, एटलो लायक खरो के हूँ अहीं बेसी सकूँ। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, देखिए कि एटलो लायक खरो के हूँ बेसी सकूँ हई, यानी कि लेखक जो है वो खुद को पूछ रहे हैं कि मैंने क्या ऐसे काम किए हैं कि मैं ऐसी सभा में या तो ऐसे अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठ सकूँ। एटलू पोताने पूछवू होय तो ते बेसे अहीं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप खुद को भी ये क्वेश्चन करो कि मैं क्या ऐसा लायक आदमी हूँ कि मैंने ऐसे कुछ काम किए हैं कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ। एटलू पोताने पूछो यानी कि खुद की जात को आप पूछो कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ। एंड नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, दो लाइन्स जो है, जे क्षणे પોતાને પૂછ્યું હોય ની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં। देखो अब यहाँ पे जे क्षणे પોતાને પૂછ્યું હોય તેની બીજી ક્ષણે, अब आप खुद को पूछ रहे हो कि मैंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं। जे क्षणे પોતાને પૂછ્યું હોય, क्षण यानी समय, घड़ी, मैंने खुद को पूछा है कि मैंने भाई कुछ अच्छे काम किए हैं तो ही मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। और उसी दूसरी क्षण पे यानी कि दूसरे समय, दूसरी घड़ी पे आ सभामांथी जे उठ्यूं होय ते बेसे अहीं, यानी कि कुछ काम अच्छा नहीं किया है फिर भी मेरा मन जो है वो परेशान हो रहा है तो वो सभा में से खड़ा हो जाता है, यानी कि खुद को कोस रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। तो ते बेसे अहीं, ते बेसे अहीं लास्ट लाइन में क्यों यूज़ किया है कि उसको मन से अंदर फील हो रहा है कि मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। इस पोयम के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सुकृत मतलब यानी कि सारा अच्छे कार्य करने के लिए कोई स्थल नहीं ढूंढना है, और परोपकारी, सहृदयी, नम्र, दानी, स्वदर्शी, विवेकी और सज्जन बनने का प्रयत्न करना है। खुद की जात को सभा पात्र बनाने के लिए, गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए, यही सीख इस काव्य से मिलती है। और लास्ट में ये पोयम जो है यदा तदा गज़ल में से ली गई है। अब इस काव्य में आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 के ऊपर ही शब्द समझौती दी गई है, सूर्य यानी भास्कर। ये शब्द समझौती में जो सबसे पहले शब्द हैं वो समानार्थी शब्द भी है, इसलिए आप उसको लर्न कर लोगे तो भी लिख पाओगे। सूर्य यानी भास्कर, रवि, आदित्य। हाथ यानी हस्त, कर और पाणी। हाथ यानी हमारा हाथ, हैंड, हस्त उसका समानार्थी शब्द कर, और पाणी। देखो यहाँ पे एक जो लास्ट शब्द है पाणी, यहाँ पे आगे मात्रा दी गई है पाणी, तो अगर ये शब्द पाणी आप ऐसे लिखते हो तो उसका मतलब होता है हाथ, लेकिन अगर यही शब्द को आप पीछे मात्रा डाल दोगे तो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। पानी यानी जल, जो हम पानी पीते हैं वो हो जाता है। तो आपको समानार्थी शब्द लिखते समय ये चीज़ को खास याद रखनी है कि आपको पीछे मात्रा नहीं डालनी है, आगे ही पानी लिखना है। उसके बाद है चरण, चरण यानी पग, और क्षण यानी पड़, और घड़ी समय। विरुद्धार्थी शब्द है लायक, गैर लायक, उठवूँ तो बैसवूँ। अब यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, लायक तो वो सब नालायक लिख देते हैं। बेटा एग्ज़ाम टाइम में ऐसे गंदे वर्ड कभी भी पेपर के अंदर नहीं लिखने चाहिए। लायक का विरुद्धार्थी शब्द होता है गैर लायक, कभी भी आपको नालायक नहीं लिखना है।
रूढ़ि प्रयोग है आंसू लूछવું यानी कि किसी का दुख दूर करना, तो दुख दूर करવું। અને સૂર્ય તપવો એટલે કે પ્રગતિના શિખર પર પહોંચવું। ये शब्द हमारी पोयम में आया कि सूर्य तपतो हो एना मध्यमा, यानी कि हम बहुत प्रगति कर चुके होते हैं फिर भी कोईना चरणમાં झुक्યું હોય તે બેસે અહીં। तो यहाँ सूर्य तपવો तो प्रगतिना शिखर यानी कि सिद्धि हासिल करना या फिर बहुत मेहनत करके प्रगति प्राप्त करना। आशा करती हूँ कि ये काव्य गज़ल जो है आपको समझ में आ गया होगा। कवि परिचय, उसका प्रकार और काव्य परिचय, ये पोयम और शब्द समझूती आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप फ़ोन या मैसेज करके पूछ सकते हो। स्वाध्याय कार्य में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।